आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो ने आज सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। काशी का माहौल पूरी तरह से भगवामय हो रखा है। काशी का इस वक्त कोना कोना मोदीमय हो गया है। काशी की हर गली में मोदी मोदी की गूंज है। काशी के हर मोहल्ले में मोदी मोदी। काशी के मुसलमानों के बीच भी मोदी मोदी। जो लोग कहते थे कि मोदी को 24 में 400 कैसे आएगा, रिकॉर्ड्स कैसे टूट पाएंगे, जो राहुल कहते हैं कि मोदी 180 से 150 सीटों पर आकर रुक जाएंगे, जो केजरीवाल ये क्लेम करते हैं कि मोदी को ज्यादा से ज्यादा 230 सीटें ही मिल पाएंगी, आज उन सभी को बड़ा झटका लगने वाला है। आप लिखकर रख लीजिए, नरेंद्र मोदी को विरोधियों के दावे से कहीं ज्यादा सीटें आ रही हैं। सारे रिकॉर्ड्स टूटने वाले और इसकी गवाही दे रही हैं काशी की आज की तस्वीरें। काशी का मिजाज क्या है और इसका अगले 3 चरणों की वोटिंग पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, सब कुछ इस रिपोर्ट में जानिए। क्या अब की बार काशी में 10 लाख पार से 4 जून को मोदी देश में होंगे 400 पार? अब आप सोचेंगे, काशी में 10 लाख पार फिर देश में 400 पार का मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं? डिटेल आगे देंगे, मगर सबसे पहले काशी की उन तस्वीरों की बात करते हैं जिनमें 400 की झांकी है। और यकीन मानिए, 24 की असली पिक्चर अभी बाकी है। 14 मई को मोदी का नॉमिनेशन, मगर 13 मई को ही कैसे हो गया राहुल का रिजेक्शन और मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए सिलेक्शन? काशी में मोदी 22 घंटे रहेंगे और इन 22 घंटों में नरेंद्र मोदी 1 जून शाम 7 बजे तक के 455 घंटों, 27,300 मिनट और 5th, 6th और 7th फेज की बाकी बची 164 सीटों को बीजेपी के लिए लॉक कर लेंगे। अब आप पूछेंगे कैसे? इसका एक जवाब उस हैशटैग में है जो ऑल ओवर इंडिया टॉप ट्रेंडिंग है, और उस हैशटैग के शब्द हैं हमार काशी हमार मोदी। 2 हाई प्रोफाइल सीट, एक काशी, दूसरी रायबरेली। काशी में मोदी और योगी, रायबरेली में राहुल प्रियंका की जोड़ी। सोमवार को मोदी और राहुल के बीच 240 किलोमीटर की दूरी थी, मगर इतनी दूरी से भी देश को पता चल गया पब्लिक के लिए अब की बार कौन है जरूरी। यहाँ से शुरुआत हो रही है, हम बदलाव चाहते हैं। बाबर शेर, टाइगर, जवाहरलाल नेहरू को राजनीति करनी। राहुल और प्रियंका मंच पर खड़े होकर मोदी के खिलाफ माहौल बना रहे थे। राहुल मोहब्बत की दुकान से मोहब्बत के मॉल और सुपरमार्केट पर आ चुके हैं। प्रियंका अपने भाई राहुल को निडर, साहसी, दरियादिल बताकर लोगों से वोट मांग रही हैं। भाई है मेरे, सच्चा दिल है, सच्चे इंसान है, इनमें साहस है, वीरता है। मूड आपने बना दिया आज मेरा। आपने यहाँ मोहब्बत का मॉल खोल दिया है, सुपरमार्केट खोल दी। जबकि उधर नरेंद्र मोदी पब्लिक के बीच जाकर कदम ताल कर रहे हैं, काशी का चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं, 400 के वास्ते काशी के रास्ते नाप रहे हैं। जब 2014 में मोदी ने काशी का कोना कोना खंगाला तो 282 सीट आई। 2019 में जब पूरी काशी मोदी में हो गई तो बीजेपी 303 पर पहुंच गई, और अब 2024 में भी पूरी काशी मोदी मोदी ही कर रही है। तो क्या यह समझा जाए कि 400 पार की आहट सुनाई देने लगी है? प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर आ रहे हैं। लोगों का उत्साह है और इतनी खुशी लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी काशी से बाकी बचे 3 चरणों की 164 सीटें कैसे साधेंगे? इसका जवाब भी इसी हाई प्रोफाइल सीट के एक नंबर में है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन मोदी से है और इसकी मैसेजिंग लोकसभा की हर सीट के लिए है। वाराणसी की लोकसभा 1991 से ही बीजेपी का गढ़ रही है। कांग्रेस सिर्फ 2004 में इस सीट को बीजेपी से छीन पाई थी।
मगर जब से मोदी ने काशी में कदम रखा है तब से इस सीट पर बीजेपी का परफॉर्मेंस कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। और ये समझने के लिए आपको 14 से लेकर 19 तक का एक डेटा बहुत ध्यान से देखना होगा। 2014 के चुनाव में मोदी को वाराणसी सीट से 5,81,022 वोट मिले। वोट शेयर 56.4% था। 2019 में मोदी का ग्राफ और बढ़ गया, तब वाराणसी सीट से मोदी को 6,74,664 वोट मिले। वोट शेयर 63.6% पर चला गया। यानी 14 और 19 के बीच मोदी को 93,642 वोटों का जंप मिला और 7% से ज्यादा वोट शेयर बढ़ा। अब की बार बीजेपी की कोशिश है कि काशी में मोदी की जीत सिर्फ ग्रैंड ही नहीं हो, बल्कि इतनी बड़ी और इतनी भव्य हो कि कोई इस सीट पर लड़ने से पहले भी 100 बार सोचे। इसीलिए काशी में अब की बार जो नारा दिया जा रहा है वो नारा है अब की बार 10 लाख पार। यानी 2019 में मोदी को मिले 6,74,664 वोट को 24 में 10 लाख के पार ले जाने का प्लान है। और बीजेपी को लगता है कि इसी में 400 पार का भी समाधान है। इसे भी एक डाटा से समझिए। आपने हाल फिलहाल में हर चुनावी रैली में अखिलेश यादव को यह कहते सुना होगा कि एक सीट छोड़कर वो हर सीट जीत रहे हैं। बाकी सीटों को तो नहीं पता, लेकिन अखिलेश जिस एक सीट की बात करते हैं वो सीट काशी की है। एक सीट के अलावा सब सीटें जीत रहे हैं। कौन सी सीट? एक लड़ाई में है क्यूटो, वाराणसी, वो क्यूटो है, एक लड़ाई में है, उसको क्यों बाकी छोड़ सब इंडिया गठबंधन जीत रहा है। उसको क्यों छोड़ दिया? वो लड़ाई में है, थोड़ा बढ़ जाएगा, मेहनत करेंगे तो हम लोग। बीजेपी अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर पड़ी। जनता इस बार वोट डाल डाल के वोट इनका इलाज करने जा रही है, इसीलिए बौखलाए हुए घूम रहे हैं। हर चरण में जनता का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। और 7वें चरण तक याद रखना, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 7वें आसमान पे गुस्सा होगा। इनकी विदाई तय है। आप देखिएगा जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो बड़ी धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की विदाई होने जा रही है। 2014 में वाराणसी सीट से आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस प्लस समाजवादी पार्टी तीनों को मिलाकर 3,30,143 वोट मिले थे, जो मोदी के 5,81,022 वोट से 2,50,879 वोट कम थे। वोट शेयर में भी मोदी 56.4% पर थे और बाकी तीनों मिलकर भी 32% पर ही थे। यानी वोट शेयर में भी मोदी 24% आगे थे। इसी तरह 2019 में इंडी गुट की पार्टियों को मिलाकर कुल वोट थे 3,47,707, जो मोदी के 6,74,664 वोट से 3,26,957 वोट कम थे। 2019 में वाराणसी सीट पर मोदी के 63.6% वोट शेयर के मुकाबले इंडी अलायंस वाले मिलकर भी सिर्फ 33% वोट शेयर हासिल कर पाए थे। मोदी ने वहां भी 30% से ज्यादा वोट शेयर की बढ़त बनाई थी। वाराणसी में मोदी और विरोधियों के बीच का गैप पिछले दोनों चुनावों में लगातार बढ़ता चला गया है और इस बार काशी से जो तस्वीरें आ रही हैं, मोदी को लेकर जैसा सेंटिमेंट दिख रहा है, उससे लग रहा है कि मोदी वाराणसी सीट पर 10 लाख के पार भी जा सकते हैं और 400 पार के करीब भी पहुंच सकते हैं। सर नमस्ते, कैसे हैं सर आप? मोदी ने इंडिया टीवी से खास बातचीत में तो यह तक क्लेम कर दिया है कि वो 400 तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। 400 तो उनके पास पहले से है। इस वक्त वो 400 पार के लिए मेहनत कर रहे हैं। सर यहाँ हम लोग आए तो ये यहाँ बत्तखें बड़ी आवाज कर रही थी, तो मैंने बोला अपने डायरेक्टर साहब को कि ये तो बड़ा शोर हो रहा है यहाँ पे, माइक में आएगा। बोले नहीं आप चिंता मत करो, वो कह रही हैं अब की बार 400 पार। आप भी ध्यान से सुन लीजिए, आपको भी उससे वही आवाज सुनाई देगी अब की बार 400 पार। अगर आप ट्रेन में जाएंगे इस बार जी, और ट्रेन की पटरी की जो आवाज आएगी, जरा मन में याद कर लीजिए, पटरी भी बोलती है अब की बार 400 पार। नितिन सबको ट्रेनिंग किसने दी है लेकिन अब की बार 400 पार की? देश की जनता ने ट्रेन किया है लोगों को। आप तो ये कह रहे हैं कि जनता ने मन बना लिया। आप तो मतलब इतना मैं कह रहा हूँ कॉन्फिडेंटली भी कैजुअली भी कहते हैं आप तो दे ही रहे हैं 400 मुझे, लेकिन सर इतनी मेहनत फिर मतलब दो चीजें हैं। एक 19 से 24 विपक्ष का जो ट्रैक रिकॉर्ड है
पार्लियामेंट में उनका परफॉर्मेंस है, पब्लिक में उन्होंने जिस प्रकार के नैरेटिव सेट करने की कोशिश की 19 से 24, वो पूरी तरह नकारात्मक रहे हैं, देश का प्रगति को रोकने वाले रहे हैं। तो पहली बात है, देश की जनता ने विपक्ष को पूरी तरह विफल होते हुए देखा है, नकारात्मक रूप में देखा है। इतना ही नहीं, देश की प्रगति को रोकने वालों के रूप में देखा है। तो उन्होंने अपनी छवि को इतनी तबाह करके रखा है कि चुनाव के 40-50 दिन में वो छवि को सुधार नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ 19 से 24 मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, एनडीए सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो देश को नई प्रगति पर ले जाने वाला है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति की भलाई करने का प्रयास किया गया है। देश के हर भूभाग में विकास की एक दृष्टि लेकर के हम चले हैं और उसके कारण पूरे देश में समान रूप से भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और मोदी सरकार फिर एक बार, ये जन मन का भाव है। सर, बहुत सारे इलेक्शंस हुए, हमने भी देखे कुछ तो, लेकिन ये पहला इलेक्शन है जहां ऑपोजिशन की प्रॉब्लम ये है कि ये 400 पार क्यों बोल रहे हैं। अच्छा, वो अपना नंबर कोई नहीं बताया अभी तक किसी ने, लेकिन वो ये जरूर पूछते हैं इनको 400 क्यों चाहिए भाई, 400 का क्या करेंगे ये। तो 400 आपने भी फिगर जो दिया, 400 क्यों? मैं बताता हूं, हम ऑलरेडी 19 से 24 में 400 है, इसलिए मैंने कहा 400 पार। हम एनडीए के रूप में और एनडीए प्लस जो हमारा हाउस का परफॉर्मेंस रहा है वो 400 वाला रहा है 19 से 24। और अब कोई भी बच्चा अगर 95 मार्क लाएगा तो भी उसके माँ बाप यही कहेंगे कि भाई 99 कैसे लाओगे। तो मैं भी कहूँगा कि भाई 400 तो दिया था, अब 400 पार करो। दूसरी बात है कि विपक्ष की नकारात्मकता इतनी है कि उनको भी सजा मिलनी चाहिए। वो जहाँ है वहाँ से नीचे आने चाहिए ताकि उनको पता चले कि विपक्ष का कंस्ट्रक्टिव रोल भी होता है। देश हित में उन्होंने एक सकारात्मक भूमिका अदा करनी होती है। जो लोग संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करें, संसद जैसी संस्था का जो लोग अस्वीकार करें, जो लोग सेना को लगातार गालियां देते रहे, जो सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करे, जो मीडिया को प्रतिबंधित कर दे, पत्रकारों को प्रतिबंधित कर दे, ये देश की जनता इन सारी चीजों को देखती है और इसलिए ऐसी नकारात्मक और विकृत सोच देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। इंडिया टीवी के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने 400 सीटों को लेकर जो कहा, ठीक ही कहा। 2019 में जब मोदी की जीत हुई थी तब बीजेपी के 303 सांसद थे। दूसरे सहयोगियों को मिलाकर उस वक्त एनडीए का स्कोर 352 था। उस वक्त आंध्र प्रदेश और ओडिशा की पॉलिटिकल पार्टियों को मिलाकर भी करीब 35 सांसदों का समर्थन एनडीए को था। यानी मोदी 2019 में भी 400 के करीब ही थे। अब की बार तो मोदी 400 के एग्जैक्ट नंबर के लिए भी ट्राई कर रहे हैं और 400 के पार जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और नामांकन से पहले काशी के रोड शो से बाकी बची 164 सीटों की वोटिंग की नींव भी अभी से ही रख रहे हैं। 2024 के मैंडेट के लिहाज से, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो आधी से ज्यादा सीटें अभी भी बाकी हैं, वहां लोकसभा का चुनाव होना है। और वाराणसी तो वो सेंटर है जो कि न सिर्फ एक लोकसभा सीट बल्कि तकरीबन 35 सीटों पे प्रत्यक्ष असर डालता है, प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। और उस प्रभाव वाली सीटों पे जब विभिन्न माध्यमों से ये तस्वीर गुजर रही है तो अंदाजा लगाइए कि वो इम्पैक्ट कितना बड़ा हो रहा होगा वहाँ के वोटर्स पे, वहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं, वहाँ पे बूथ पे। हमारे ठीक पीछे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं। इससे पहले मैं वाराणसी के इस रूट पे सड़क पे था और वहाँ लोगों से उस फील को समझना चाह रहा था कि आखिर हमारे ठीक पीछे की जो तस्वीर है जिसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। लेकिन मोदी की इन तस्वीरों से एक शख्स को बहुत दिक्कत हो रही है और वो शख्स हैं राहुल गांधी। ऐसा लग रहा है कि राहुल और प्रियंका गांधी के पास मोदी को घेरने का कोई सॉलिड प्लान नहीं है। इसलिए कभी मोदी के कपड़ों पर, कभी मोदी के चश्मों पर, तो कभी किसी और फिजूल के मुद्दे पर नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। और ऐसे पोस्टर्स को छपवाने का, वायरल कराने का ऑर्डर राहुल ही दे रहे हैं।
अच्छा, प्रधानमंत्री की सैलरी क्या है जानते हो? प्रधानमंत्री का कितना है भाई? प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी है? हाँ, 2.5 लाख होती है। मुझे एक बात बताओ, ये 2.5 लाख रुपए की सैलरी है, तो ये हर रोज लाख रुपए का सूट कैसे पहनता है? ये दिन में 3 बार सूट बदलते हैं। एक सूट की कीमत 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए। दिन में 3 पहनते हैं, महीने में 90 हो गए, 1.5 लाख रुपए की सैलरी है। तो ये इनके लिए सूट कौन खरीद रहा है? बूट कौन खरीद रहा है? कहां से आ रहा है ये? लेकिन अब मोदी ने राहुल के इस नैरेटिव को भी अपने पाले में कर लिया है। एक ऐसा ट्विस्ट दे दिया है कि मोदी पर पर्सनल अटैक करने से पहले भी राहुल को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी, जो प्रियंका और राहुल गांधी मोदी को शहंशाह वाला ताना मारते थे, अब मोदी ने उनके तानों को ही अपना सियासी हथियार बना लिया है। इंडिया टीवी के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने खुद बताया राहुल और प्रियंका के शहंशाह वाले ताने का असली मतलब क्या है। मोदी ने खुद बताया है कि सोनिया गांधी को लोकसभा का मोह त्याग कर राज्यसभा क्यों जाना पड़ा, राहुल को अमेठी छोड़कर रायबरेली क्यों भागना पड़ा, और सबसे बड़ी बात कि जिन सीटों पर गांधी परिवार अपना एकाधिकार समझता है, रायबरेली की जिस सीट को राहुल अपनी कर्मभूमि बताते हैं, जिस सीट को जीतने के लिए राहुल परदादा वाली कहानी सुनाते हैं, मोदी ने राहुल और राहुल की पार्टी के उन सारे इमोशनल नैरेटिव का फैक्ट चेक कर दिया है और साथ ही बड़ी भविष्यवाणी भी कर दी है कि 4 जून के बाद इंडी अलायंस वाले आपस में ही लड़ेंगे, एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे। सर, आप ज्योतिष में बिलीव करते हैं या आप खुद जानते हैं क्या थोड़ा बहुत ज्योतिष? क्योंकि आपने कहा था इस बार सोनिया गांधी जाएंगी राज्यसभा से, लोकसभा नहीं लड़ेंगी, वो बात सच हो गई। फिर आप जिनको शहजादे कहते हैं, राहुल गांधी, आपने कहा था कि ये इस बार दूसरी सीट से लड़ेंगे और यूपी भी आएंगे, लेकिन ये अमेठी से नहीं लड़ेंगे, वो बात भी सच हो गई है। अब आपने ये कहा है कि कांग्रेस को उससे भी कम सीटें मिलेंगी जितनी शहजादे यानी राहुल गांधी की उम्र है। आपके पास ये फीडबैक है या कोई? ये मैं ज्योतिष हूं नहीं, और नहीं मैं किसी ज्योतिषी को जानता हूं, नहीं ज्योतिष शास्त्र के संबंध में मेरा कोई अध्ययन है, इसलिए मैं उसके विषय में तो कुछ कह नहीं सकता हूं। लेकिन मैं इस परिवार की 4 पीढ़ियों का मैंने भरपूर अध्ययन किया है। उनकी साइकी क्या है, उनके कारनामे क्या हैं, इसको भली भांति मैंने समझा है, और उसके कारण मैं स्वाभाविक बैठे बैठे अनुमान लगा सकता हूं कि ये करेंगे, ये करेंगे। और इसलिए मैं कहता हूं कि वो इस बार अपनी उम्र जितनी सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। वे इंडी अलायंस इकट्ठा नहीं रख पाएंगे। आप देखिए, उन्होंने अपने साथी, जो लेफ्ट का सबसे बड़ा फिलोसोफर एंड गाइड, सबसे बड़ा एलाई, सबसे पहले केरल में जाके उसकी पीठ में छुरा भोंक दिया। उनको कौन भरोसा करेगा जी? और इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के सोच को मैं समझ पाता हूं। और रायबरेली से एक भाई मैंने नहीं कहा, कह देता हूं, रायबरेली में वो अमेठी से में भी बुरी स्थिति में हारेंगे, अमेठी से भी बुरी स्थिति में हारेंगे। और मैंने कहा था वायनाड में उनकी हालत इतनी खराब है इसलिए भागेंगे, लेकिन डर इतना है कि चुनाव के पहले घोषित करें तो मर जाएंगे, इसलिए उन्होंने लोगों को अंधेरे में रखा। और मैं मानता हूं ये सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार से दोगलापन नहीं चलता है जी। लेकिन उनके सिस्टर हैं प्रियंका जी, वो उन्होंने कैंपेन संभाला, राहुल जी तो अभी तक नहीं गए रायबरेली। वो वहां जाकर अपने परिवार की विरासत, राजीव जी यहाँ से रहे, सोनिया जी यहाँ से रहीं, वो पुरानी बातें याद दिला रही हैं। राजीव जी कैसे हम लोग जीप में घुमा करते थे, मतलब एक इमोशनल कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। आज जमाना है कि कोई फैमिली लीनिएज वोट दिला दे आपको। पहली बात है कि वे कांग्रेस के लिए कैंपेन नहीं करते हैं, वो इंडी अलायंस के लिए कैंपेन नहीं करते हैं, वो अपने परिवार के लिए करते हैं। और कोई अपने परिवार के लिए करे तो मुझे उसके लिए कोई शिकायत करने का कारण नहीं है। वो हर कोई अपने परिवार के लिए काम करता है, वो करते हैं। दूसरी बात है कि उनके अंदर ये कहना, अब जैसे मैं काशी में एमपी हूँ, मैं ये तो कह सकता हूँ काशी मेरी काशी, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी काशी, लेकिन काशी पार्लियामेंट सीट जो है ना वो मेरी नहीं है,
वो भारत के संविधान ने बनाई हुई है, उस पर कोई भी आके बैठ सकता है। मैं काशी का सेवक रह सकता हूँ, वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं बन सकती है। और इसलिए ये जो कोई कहे कि रायबरेली हमारी परिवार की संपत्ति है, तो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपमान है। इस देश में कोई किसी की संपत्ति नहीं हो सकती। 140 करोड़ देशवासियों की संपत्ति है, ये भारत के संविधान की संपत्ति है। सर आप उनको शहजादा कहते क्यों है लेकिन? ऐसा है, मैंने सुना है, अभी मुझे कहा गया है शहंशाह। आपको शहंशाह बोलते हैं? ऐसा है, मैं इतना सहन करता हूँ, इतना सहन करता हूँ, इतना सहन करता हूँ, इतनी गालियाँ सहन करता हूँ, तो स्वाभाविक है मैं शहंशाह हूँ। राहुल और राहुल की पार्टी जिस वक्त धर्म के आधार पर आरक्षण वाला माहौल बना रही है, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए दलितों और ओबीसीज का हक मारने का इरादा करके बैठी हैं, उस वक्त मोदी की एक तस्वीर ये भी है। जब मोदी काशी की गलियों से गुजरते हुए मुस्लिम इलाकों से निकलते हैं, तो मुस्लिम वर्ग के वोटर्स भी अपने प्रधानमंत्री पर फूल बरसाते हैं। और इसकी इकलौती वजह यह है कि मोदी ने मुस्लिम वर्ग के लिए भी काम किया है। विरोधियों ने तो सिर्फ उन्हें वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ रोड शो में सड़क के दोनों तरफ बड़ा हुजूम, और मुस्लिम इलाके से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला ये निकल रहा है। और मुस्लिम इलाकों में भी अगर आप देखें तो ऊपर से पुष्प वर्षा की जा रही है। ध्यान दें कि बिस्मिल्लाह खान का परिवार इस इलाके में रहता है, और बिस्मिल्लाह खान का परिवार भी कैसे प्रधानमंत्री को लेकर बार बार ये बताते रहता है कि डेवलपमेंट को लेके किस प्रकार से पीएम मोदी का जो विजन है, सुशासन की जो तस्वीर है, वो उन्हें बहुत भाती है। और उसी प्रकार की एक तस्वीर को देखकर हम देख रहे हैं जब इस मदनपुरा इलाके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो गुजर रहा है। यह रोड शो जा रहा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो कि देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी का न्यूक्लियस कहा जाता है। काशी में मोदी के इस एक रोड शो ने 35 लोकसभा सीटों का सारा समीकरण बदल कर रख दिया है। इन सीटों पर तो असर होगा ही, लेकिन बाकी बचे 3 फेज की सारी 164 लोकसभा सीटों पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसकी एक झलक चौथे राउंड की वोटिंग में भी दिख गई है। 4th फेज की 96 लोकसभा सीटों पर 63% से ज्यादा वोटिंग हुई है, और यह बढ़ भी सकती है। आंध्र प्रदेश में 68% से ज्यादा, बिहार में 56% से ज्यादा, झारखंड में 63, मध्य प्रदेश में 69, ओडिशा में 64, तेलंगाना में 62, यूपी में 58% से ज्यादा और बंगाल में 75% से ज्यादा वोट पड़े हैं। मोदी वोट परसेंटेज को लेकर निश्चिंत हैं। वो बात दूसरी है कि पहले फेज से ही विरोधी गुट वोटर टर्नआउट को लेकर शोर शराबा कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। मगर मोदी पूछ रहे हैं, क्या ऐसा करके वो संभावित हार का बहाना तो तैयार नहीं कर रहे? सर आपने देखा होगा कि जब फर्स्ट फेज की पोलिंग हुई थी तो उसमें 1-8% शायद वोटिंग कम रहेगी 2019 से, उसको लेकर के एक बड़ा माहौल बनाया गया कि नहीं साहब इस बार तो मोदी साहब का खेल ठीक है। ऐसा है, ये तिनका का सहारा ढूंढते रहते हैं। वोट इतने डूब चुके हैं कि उनको लगता है तिनका भी उनको बचा लेगा, इसलिए ऐसे नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे जिस वक्त पूरी काशी भगवा रंग में रंग गई थी, हर तरफ मोदी मोदी की ही गूंज थी, उस वक्त विरोधी भी मोदी मोदी ही कर रहे थे। राहुल से लेकर प्रियंका, खड़गे, अखिलेश, तेजस्वी, मोदी का हर विरोधी नंबर गेम खेल रहा था। कोई मोदी को 150, कोई 180, कोई 200, कोई 230 सीटें दे रहा था। मगर मोदी को 24 में एग्जैक्ट कितनी सीटें आएंगी, इसका अंदाजा लग चुका है। विरोधियों के खेमे में कितनी सीटें जाएंगी, मोदी ने इसका भी कैलकुलेशन कर लिया है। रिजल्ट तो 4 जून को आएगा, मगर मोदी ने अपना अनुमान अभी से देश के सामने रख दिया है। अच्छा, आपको इस पूरे अलायंस पे ऑपोजिशन ने जो बनाया इंडिया अलायंस, कोई आपको इसका स्वाभाविक लीडर लगता है क्या, या यही जिनको आप शहजादा? देश यही पूछ रहा है कि भाई इतना बड़ा देश, एक नाम तो बताओ, हम किसको दें, किसको सुपुर्द करें? देश के सामने सबसे बड़ा सवाल। और इस चुनाव का जो अंडर करंट मैसेज जो है वो ये भी है कि भाई इतना बड़ा देश दे किसको सुपुर्द करे? और इंडिया अलायंस के पास इसका जवाब नहीं है जी। वो अच्छा, उनका वैसे ये वो भी कुछ मुझे लगता है ज्योतिष में बिलीव करते हैं, या उनको कहीं से फीडबैक मिल गया। उन्होंने कहा मोदी जी की 150 सीट, मैक्सिमम 150 सीट। ऐसा है, पहले वो उनको किसी ने समझाया
उनके जो भी एडवाइजर हैं कि आप ये बंद करो भाई, मोदी 400 नहीं लाएगा, मोदी 400 नहीं लाएगा, बंद करो। ये तो आप मोदी का एजेंडा बोल रहे हो। तो किसी ने समझाया कि ऐसा करो, चिल्ला चिल्ला करके बोलो कि पहले बोलो 170, फिर बोलो 150, फिर बोलो 120, और हो सकता है अब वो 100 से नीचे वाला बोलेंगे 4 के बाद। आप देखना उनका इंटरव्यू आएगा, उसमें कहेंगे कि मोदी अब 100 भी पार नहीं कर सकता है, ये पक्का है। सर एक खबर जरूर मुझे पूछनी है आपसे। आपने जब ये कहा कि ये टेम्पो भर के माल आया है क्या कांग्रेस पार्टी के पास, बोरों में भर के नोट आए हैं क्या, अडानी अंबानी से माल लिया क्या, तो वो बहुत बड़ी हेडलाइन बनी थी ये। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर कोई बात कह रहे हैं, ये कोई नहीं मान सकता कि इसके पीछे आपके पास कोई जानकारी नहीं थी, अगर आप सार्वजनिक करना है। मुझे कुछ जवाब देने की जरूरत, कल अधीर रंजन चौधरी जी ने जवाब दे दिया है। ये विषय को बहुत बढ़िया ढंग से अधीर रंजन चौधरी जी बोल दिए हैं, तो मुझे अब उसको थप्पा मारने की जरूरत नहीं है। अरे सर, सब ये पूछते हैं कि अच्छा मोदी जी ने कह तो दिया 400 या बीजेपी की 370 सीटें बढ़ेंगी कहां से, ये तो नहीं, ये कोई नहीं बता रहा है। आप और ये एक फैक्ट भी है। ओहो मेहरबान, फिर गलती कर रहे हो। हम ऑलरेडी 400 है। नहीं सर, जैसे नॉर्थ में आप सुन 100%। अरे भाई सुन लीजिए, हम ऑलरेडी 400 है, ऑलरेडी 400 है। अब मुझे 400 पार करना है। 400 पार। तो ये कोई कठिन काम नहीं है। दूसरा, ये नॉर्थ आप जो कहते हैं, मैं नॉर्थ का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी ताकत दी है। लेकिन ये भी पता होना चाहिए, क्या गुजरात को नॉर्थ में गिनेंगे? नहीं, ठीक है। क्या आप महाराष्ट्र को नॉर्थ में गिनेंगे? आप गोवा को नॉर्थ में गिनेंगे? आप कर्नाटका को नॉर्थ में गिनेंगे? क्या उड़ीसा को नॉर्थ में गिनेंगे? आसाम को नॉर्थ में गिनेंगे? इन सब से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है भाई। आप कुछ लोग तो स्टडी तो करो भाई। देश का नैरेटिव में जो कुछ लोगों ने बना के रखा हुआ है, विकृत मानसिकता वालों ने, ये देश बहुत बड़ा है जी। सर लेकिन साउथ में आपने बहुत फोकस किया इस बार। बहुत, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक साउथ में है कि नहीं है? हम सरकार बना चुके थे, हम मैक्सिमम सीटें जीत करके आए। गोवा साउथ में है कि नहीं? हम पहले भी, पुडुचेरी में हमारी सरकार है जी। यानी आपको कुछ तो कागज लेके बैठो ना भाई, मैप लेकर के बैठो ना। तमिलनाडु एंड केरल, यहाँ बहुत लोगों को दिलचस्पी, स्पेशली तमिलनाडु में बहुत दिलचस्पी है कि बीजेपी का स्कोर कैसा रहेगा इस बार। तमिलनाडु, केरल, आंध्र, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व परिणामों के साथ आएगी।